नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 8 का हम लोग सामाजिक विज्ञान के तहत भूगोल पढ़ रहे हैं। पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन और इसका अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के पूरे अध्याय को हम लोग 3 वीडियो में पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब आइए आज की इस चौथी वीडियो में हम लोग इस पुस्तक में दिए गए अभ्यास का अभ्यास करते हैं। बच्चों, आपके पुस्तक में सबसे पहले अभ्यास के अंतर्गत 1 नंबर में दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो अगर आप लोगों ने इस अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा या तीनों वीडियो को ध्यान से सुन लिया होगा या देख लिया होगा तो आप प्रश्न के पूछने से पहले ही आप उसका उत्तर जान जाइएगा। तो पहला प्रश्न है, मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश क्या कहलाता है? तो मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश ह्यूमस युक्त मृदा कहलाता है। हम इसे मृदा भी कह सकते हैं कि मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ अंश मृदा कहलाता है। प्रश्न 2, समुच्च रेखीय जुताई अपरदन रोकने का उपाय है। समुच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन रोकने का उपाय है। प्रश्न 3, छोटा नागपुर पठार किस अपरदन से प्रभावित है? बताइए बच्चों, छोटा नागपुर पठार चादरी अपरदन से प्रभावित है। चौथा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है कि विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अब प्रश्न 2, आपको यहाँ पर बहुवैकल्पिक 4 उत्तर दिया गया है। आपका सही उत्तर अपने कॉपी में लिखना है। यहाँ मैं बताऊंगा कि इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? क समय, ख मृदा का गठन, ग जैव पदार्थ, घ जलवायु। तो बच्चों, मृदा समय में समय तो लगता ही है। ग नंबर देखिए, जैव पदार्थ का योगदान तो इसमें है और जलवायु भी अपना योगदान देता है। तो इसका उत्तर ख है, मृदा का गठन। अब प्रश्न 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? क बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। ख नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। ग खरीदारी के पश्चात पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए। घ उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। पढ़ने से तो लगता है बच्चों कि चारों का चारों जो है वो प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल ही है, लेकिन इसमें ग नंबर खरीदारी के पश्चात पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है, क्योंकि पॉली पैक को नष्ट करना कठिन कार्य है। पॉली पैक बनना ही नहीं चाहिए, ये नष्ट नहीं होता है। अगर इसे जलाते हैं तो भी ये है प्रदूषण फैलाता है, अगर इसे मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं तो भी ये मृदा को हानि पहुंचाता है। तो इसलिए सही उत्तर इसका ग नंबर है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला या मल्चिंग या समुच्च रेखीय जुताई या शुष्क कृषि? तो इसका उत्तर ग नंबर है, समुच्च रेखीय जुताई तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है। अब बच्चों, मिलान करना है। देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क है भूमि उपयोग, ख है ह्यूमस, ग है समुच्च रेखीय जुताई, घ है कृषि योग्य भूमि। और मिलाना किससे है? एक है मृदा अपरदन रोकना, दूसरा है कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, तीसरा है भूमि का उत्पादकारी उत्पादन, चौथा है ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। तो आपको क्या लगता है भूमि उपयोग किसमें मिलना चाहिए? भूमि उपयोग भूमि का उत्पादकारी उपयोग
से मिलना चाहिए। बच्चों ख ह्यूमस, ह्यूमस क्या है? ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ है। ग है समुच्चय रेखीय जुताई, अभी तुरंत इसके बारे में पढ़े थे कि ये मृदा अपरदन को रोकता है। और घ है कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि अंत बच गया 2 नंबर, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है। अब आइए इसी मिलान को हम यहाँ पर आमने सामने रख लेते हैं। तो भूमि उपयोग, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ह्यूमस ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, समुच्चय रेखीय जुताई मृदा अपरदन को रोकना, कृषि योग्य भूमि कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। तो ये इसका सही मिलान है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूं ही याद रहेगा और कहीं भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से मिलान कर सकेंगे। अब चलिए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? 2 जलवायु कारक, पहला है वर्षा और दूसरा है तापमान। और यही 2 मुख्य जलवायु कारक हैं जिससे मृदा का निर्माण होता है। प्रश्न ख भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारक लिखिए। क्यों भूमि का निम्नीकरण होता है? पहला है वनोन्मूलन, जंगल को खत्म करते जाना, और दूसरा है अतिचारण, पशुओं को जहाँ तहाँ चरने के लिए छोड़ देना। और यही 2 कारण भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण हैं। प्रश्न ग भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? बच्चों आप पढ़े होंगे, आप समझ रहे होंगे, लेकिन इसका उत्तर कैसे दें वो यहाँ पर देखिए। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में होता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, गृह, सड़क और रेल मार्ग निर्माण, उद्योगों की स्थापना आदि में। किसी भी देश के भूमि उपयोग से उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। तो भूमि पर ही ये पूरा विकास थमा है, भूमि पर ही मनुष्य विकास कर रहा है, इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब प्रश्न घ किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया। सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है। इस समझौते का नाम है CITES, यह एक सोपान है। दूसरा, वन संरक्षण के लिए देश भर में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। तो ये दो सोपान जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। बच्चों जानने योग्य बातें में अभी आपको बताया कि CITES, तो ये क्या है? CITES सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा न हो। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियों और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किक और एलो कुछ इसके उदाहरण हैं। अब देखिए प्रश्न अंग, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। ये तो आप लोग भी बता सकते हैं बच्चों कि वर्षा का जल संग्रहण करना चाहिए, यानी कि रेन हार्वेस्टिंग। वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए जिससे बारिश का जल धरती के अंदर समा सके। और सिंचाई के तरीके बदलना चाहिए, जैसे बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। तो ये 3 तरीके हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? हम समझते हैं बच्चों, लेकिन इनको अपने शब्दों में किस तरह उत्तर दें देखिए। जल ही जीवन है। पहली बात, जल के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या एवं सभी सजीवों की जरूरत को पूरा करने के लिए जल संरक्षण आवश्यक है। चूँकि यह लघु उत्तरीय प्रश्न है इसलिए इतना ही इसका उत्तर दिया जा सकता है। प्रश्न 2, झारखंड में मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख करें।
झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्षा ऋतु आरंभ होने के पूर्व जब पहली वर्षा होती है तब किसान खेत की जुताई करता है। उसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं पड़ने के कारण जुताई किया गया खेत सूख जाता है, वहाँ की मिट्टी सूख जाती है। उस समय तेज हवाएं चलती है जो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। जब भारी वर्षा होती है तब पानी के साथ बहुत सारी मृदा यानी कि मिट्टियाँ बहकर चली जाती है। इस तरह के झारखंड में मृदा का अत्यधिक अपरदन हो रहा है। इस प्रकार का अपरदन जिसमें मिट्टी की ऊपरी सतह बहकर हट जाती है चादरी अपरदन कहते हैं। झारखंड में चादरी अपरदन एक गंभीर समस्या है। तीव्र पठारी ढाल वाले क्षेत्र में जल का वेग अधिक होने से तीव्र कटान होता है। इन्हें अवनलिका अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये थी झारखंड में मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख। अब देखिए यहाँ अंतर बताना है। वेदिका जुताई और समोच्च रेखीय जुताई में क्या अंतर है। तो देखिए वेदिका जुताई किसी भी तीव्र ढाल पर की जाती है, जबकि समोच्च रेखीय जुताई पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र में ही की जाती है। किसी भी तीव्र ढाल और यहाँ पर फिक्स पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र। वेदिका जुताई तीव्र ढाल पर कृषि में जल की कमी को पूरी करने के लिए की जाती है, जबकि समोच्च रेखीय जुताई वर्षा जल से होने वाली मृदा अपरदन को रोकने के लिए की जाती है। ये भी दोनों में अंतर है। अब अंतर बताना है ऊपरी मृदा और उप मृदा में क्या अंतर है। तो ऊपरी मृदा में ह्यूमस होती है जो वनस्पति के उगने में सहायक होती है, जबकि उप मृदा में बालू, गाद और क्ले होता है और इसमें जड़ें घुसती है। उप मृदा धरातल का सबसे ऊपरी परत है। इसमें ही पेड़ पौधे वनस्पति उगते हैं और धरातल के ऊपर दिखाई देते हैं, जबकि उप मृदा या ऊपरी मृदा के ठीक नीचे का परत होता है, दूसरा परत है। इसमें वनस्पति का जड़ प्रवेश करता है। तो आपने देखा कि ऊपरी मृदा और उप मृदा में क्या अंतर है। अब कारण बताना। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। क्यों? वैसे सभी संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जो उपयोग या नष्ट हो जाने के बाद फिर से उपयोग के लिए बन जाते हैं या बनाया जा सकता है। फिर से अगर हम बना लिए तो हो गया वो नवीकरणीय संसाधन। पृथ्वी पर विभिन्न स्रोतों का जल भी गर्मी के कारण वाष्प में बदल जाता है। इस कारण पृथ्वी का अधिकांश जल स्रोत सूख जाता है। पृथ्वी से जल समाप्त हो जाता है। वाष्प वायुमंडल में जाकर बादल का रूप ले लेता है और यह बादल संघनित होता है, मतलब फिर से जब ठंडा होता है वहाँ तो फिर से पानी बनकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर लौट आता है। इस प्रक्रिया को ही जल चक्र कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर विभिन्न स्रोतों का जल जो सूख गया था पुनः जल से भर जाता है। जल चक्र के कारण पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा समाप्त हो जाने के बाद पुनः समान रूप से हमेशा उपलब्ध होती रहती है। इसलिए जल एक नवीकरणीय संसाधन है। छठा प्रश्न भी है, कारण बताएं। अतिचारण मृदा का निम्नीकरण का एक कारण है। मतलब अतिचारण मृदा का निम्नीकरण का एक कारण है। कैसे? मृदा की ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस होता है उसके अपरदन से उत्पादकता घटती है। अगर पृथ्वी का ऊपरी सतह जिसमें हम खेती करते हैं, जिसमें हमको जिसके ऊपर पौधा दिखाई देता है, उसमें क्या है? खाद है, ह्यूमस है, और वो अगर कट के बह गया तो वो बंजर हो जाता है, अर्थात उस वनस्पति की वृद्धि और विकास करने की क्षमता घट जाती है। इसे मृदा का निम्नीकरण कहते हैं। घास और वनस्पति ऊपरी मृदा को जिसमें ह्यूमस होते हैं को जकड़ कर रखते हैं या जकड़े रहते हैं और अपरदन से बचाते हैं। अतिचारण अर्थात अधिक संख्या में लगातार पशुओं को एक ही जगह चराते रहने से वहाँ स्थित घास और वनस्पति समाप्त हो जाते हैं और मृदा की ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस होता है, खाद होता है, उसका अपरदन हो जाता है, यानी कट कर वो बर्बाद हो जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। अर्थात अतिचारण से मृदा का निम्नीकरण हो जाता है। अब आइए प्रश्न 7 देखते हैं।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये प्रश्न है, भारत की तुलना में झारखंड में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बहुत कम है। इसके कारणों का आपको पता लगाना है और फिर उनको लिखना है। तो बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखने का अभ्यास कीजिए ताकि लिखने की क्षमता आपकी बढ़े। प्रश्न फिर मैं दोहरा देता हूँ कि भारत की तुलना में झारखंड में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बहुत कम है। इसके कारणों का पता आपको लगाना है। एक दो कारण तो हो सकता है कि यहाँ झारखंड में पठारी क्षेत्र अधिक हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ जंगल हैं, घने जंगल हैं। तो ये सब कुछ बिंदु हो सकते हैं। इसके अलावा भी आप स्वयं कारणों का पता लगाएंगे और इसको आप लिखेंगे। दूसरा है प्रश्न 8, कार्य परियोजना केंद्र। यहाँ देखिए, भूमि उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कुछ और कारणों की चर्चा आपको करना है। भूमि का उपयोग समय के अनुसार बदलता जाता है। तो अभी कौन कौन सा परिवर्तन हुआ ये आपको बताना है। क्या आपके स्थान पर जहाँ आप रहते हैं भूमि उपयोग प्रतिरूप में कोई परिवर्तन हुआ है? ये आपको अपने दादा दादी, नाना नानी और जो हमारे बुजुर्ग हैं जो बहुत पहले से यहाँ रहते आए हैं वही आपको बता सकते हैं। तो उनसे सबसे पहले तो आपका जो विषय वस्तु है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है कि पशु और मुर्गी पालन उद्योग की संख्या क्या थी, गांव में पेड़ों और तालाबों की संख्या कितनी थी, परिवार के मुखिया का मुख्य व्यवसाय क्या था, और नगर के लोगों के लिए था कारों की संख्या कितनी थी, घरों में कमरों की संख्या कितनी थी, पक्की सड़कें कितनी थी, पार्क और खेल के मैदान कितने थे। अब पूछना है कि दादा दादी से कि जब आपके दादा दादी 30 वर्ष की आयु के थे, मतलब 30 वर्ष तक थे, तो उस समय की ये सारी संख्या देनी है। फिर दूसरे कॉलम में है कि जब 30 वर्ष के हो गए तब, और आपको उत्तर देना है कि आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और चौथा कॉलम है कि क्या सामान्य क्षेत्र और खुले क्षेत्र विलुप्त हो रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर ये आपको कॉलम भरना है, और जब भर लेंगे तो तालिका पूरी हो जाएगी। तो उसके आधार पर भूमि उपयोग प्रतिरूपों का एक चित्र आपको बनाना है, जिन्हें आप 20 वर्ष बाद अपने पड़ोस में देखने की कल्पना करते हैं। कल्पना करके बनाना है कि 20 साल बाद कैसा हो सकता है। आप क्यों सोचते हैं कि वर्षों बाद भूमि उपयोग प्रतिरूप बदल जाता है। दूसरा आपका है अपने विद्यालय में जल संरक्षण से संबंधित एक चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन करना है। शिक्षक से बात कर, आपस में साथियों के साथ बात कर ये चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन करना है, जिसमें जल के विवेकपूर्ण उपयोग की विशिष्ट रूप से चित्रांकित करने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चों, यहाँ हम लोग कुछ प्रश्न के उत्तर देखे, और यह मैंने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप दिया है। ज़रूरी नहीं कि उत्तर ऐसा ही हो, आप स्वविवेक से सभी प्रश्नों का उत्तर इससे भी बेहतर दे सकते हैं। तो प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए, पढ़ने और लिखने का अभ्यास जारी रखिए, खेलिए कूदिए और खुश रखिए। प्रश्न इस अभ्यास को देखने से पहले इसके पूर्व बने 3 वीडियो को भी अवश्य देखिएगा, तो आपकी समझ बेहतर बनेगी। तो बच्चों, देखते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।